Assalamu alaikum students, I'm Wasim Kram. This is the 41st lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. कैसे आप इंशाल्लाह अच्छे होंगे। पिछले 2 लेक्चर्स से हम मेमोरी पे डिस्कशन कर रहे हैं, आज भी इंशाल्लाह मेमोरी पे डिस्कशन जारी रहेगी। आइए इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन शुरू करें, लास्ट लेक्चर के कंटेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी स्टैटिक रैम, सिंक्रोनस स्टैटिक रैम। सिंक्रोनस स्टैटिक रैम बेसिकली क्या है, हम ये कह रहे थे कि जो एसिंक्रोनस रैम है उसमें जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो सिग्नल्स माइक्रोप्रोसेसर जनरेट कर रहा है वो एसिंक्रोनस है, क्लॉक के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है। सो मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है उस पर डिपेंड करता है। अगर फास्ट मेमोरी है आप कम टाइम में रीड राइट ऑपरेशन कर पाएंगे, अगर स्लो मेमोरी है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको इम्प्रूव करने के लिए हम सिंक्रोनस मेमोरी यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस मेमोरी में बेसिकली उसी तरह की अरे होगी जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, उसी तरह के एड्रेस डीकोडर्स होंगे। इनके अलावा कुछ लैचेस हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये लैचेस जो हैं जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको लैच कर लेती हैं क्लॉक सिग्नल्स पे। सो माइक्रो प्रोसेसर जो है सिंक्रोनस स्टैटिक रैम के साथ कनेक्टेड है थ्रू द एड्रेस बस, थ्रू द डाटा लाइंस, कंट्रोल लाइंस एंड द क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लैच हो जाएगी और फिर क्लॉक रेट पे जो मेमोरी है वो अपना काम करेगी। रीड ऑपरेशंस कर सकते हैं, राइट ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसमें हमने एक बात देखी थी जो बर्स्ट मोड था। बर्स्ट मोड में वो सिंक्रोनस रैम है, इसी वजह से बर्स्ट मोड हमारे पास अवेलेबल है। बर्स्ट मोड में बेसिकली होता क्या है, अगर आप 4 या 8 या 16 जो है कॉन्टिन्यूस लोकेशंस, मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आम मेमोरी में जो एसिंक्रोनस मेमोरी है उसमें आपको 4 या 8 या 16 डिफरेंट एड्रेसेस जनरेट करने पड़ेंगे और फिर उन लोकेशंस से आप रीड या राइट कर सकते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। बर्स्ट मोड में हम ये कह रहे हैं कि आप एक एड्रेस जो है, जो बेस एड्रेस जिसको कहा जाता है, उसको आप लैच कर लें। जो सिंक्रोनस रैम में एड्रेस डिकोडर के आगे जो लैच, एड्रेस डिकोडर से पहले लैच लगी हुई है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन एड्रेस जो है लैच हो जाएगा। उसके बाद जो है बर्स्ट मोड, उसको आप एक्टिवेट कर देंगे। बर्स्ट मोड में बेसिकली इस एड्रेस को इंटरनली इंक्रीमेंट करेगा और हर क्लॉक पल्स पे आप बेसिकली एक रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस
एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल और आखिर में डेटा एन सिग्नल। पहले रो एड्रेस अप्लाई होगा, उसके बाद कॉलम एड्रेस अप्लाई होगा, जो रो एड्रेस लैच साथ में कॉलम एड्रेस स्ट्रोब को एक्टिवेट इंफॉर्मेशन है कॉलम एड्रेस लैच में। कॉलम एड्रेस लैच राइट सिग्नल जो है एक्टिव लो सिग्नल है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ऑफ कोर्स लो कर रहे हैं। राइट सिग्नल जो ही एक्टिवेट होगा, रो एड्रेस और कॉलम एड्रेस की मदद से हमने अप्रोप्रिएट लोकेशन जो है, जो सेल है जहाँ इन्फॉर्मेशन स्टोर है, वो सिलेक्ट कर ली हुई है। सो थोड़े डिले के बाद डाटा इन लाइन पे हम इन्फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे जो कि उस लोकेशन पे हमने राइट करनी है। सो जो ही राइट सिग्नल डीएक्टिवेट होता है, बेसिकली उसके बाद थोड़ी देर के लिए वैलिड डाटा को स्टेबल रखना है, जो कि होल्ड टाइम है। उससे पहले भी वैलिड डाटा को कुछ मिनिमम टाइम के लिए स्टेबल होना चाहिए। अभी हमने डायनामिक रैम का रीड साइकिल टाइम और राइट साइकिल टाइम देखा। बेसिकली अगर आप इस रीड साइकिल टाइम को राइट साइकिल टाइम को आप कंपेयर करें स्टैटिक रैम से, तो मिलते जुलते हैं। इनमें जो फर्क है वो सिर्फ आरएस और सीएस सिग्नल्स का है और रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस का है, क्योंकि डायनामिक रैम में जैसे हमने पहले बात की थी, एड्रेस इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लेक्स्ड है। जिस तरह स्टैटिक रैम में हमने रीड सिग्नल जब एक्टिवेट करते हैं तो रीड हम कर सकते हैं, राइट सिग्नल को एक्टिवेट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो है मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह डायनामिक रैम में भी हो रहा है। इन टाइमिंग डायग्राम में हमने चिप सेलेक्ट सिग्नल्स या आउटपुट इनेबल सिग्नल्स वो नहीं दिखाए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्ट मोड एक्सेस पे। बेसिकली डायनामिक रैम में जैसे कि हमने बताया, दो इंटरनल लैचेज हैं जिनमें एक रो एड्रेस स्टोर्ड है और एक कॉलम एड्रेस स्टोर्ड है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे, जो डायनामिक रैम की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जरा आप विजुलाइज अगर करें, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो अगर किसी एक रो को ले लें, उसके साथ बहुत सारे ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन अटैच्ड है। लेट्स से एक 1024 बाय 1024 मेमोरी है, 1 मेगाबिट मेमोरी है। सो उसके 1024 रोज हैं और 1024 कॉलम्स हैं। सो किसी एक रो को अगर ले लें, उसके साथ जो अटैच ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स हैं वो 1024 होंगे। सो जब भी इस रो को आप सिलेक्ट करेंगे, सारे 1024 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटर्स हैं वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम लाइंस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब एक जो रो है उसको हम एक पेज के तौर पे कंसिडर करते हैं। बेसिकली जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी कंप्यूटर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक सीक्वेंस में होती हैं, अनलेस कि आपका कोई जंप या कंडीशनल स्टेटमेंट आए। सो अगर आप एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तीसरी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे एंड सो ऑन। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बेसिकली सिक्वेंशियल लोकेशंस में पड़ी हुई हैं। सो इसी तरह आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो आपकी डायनामिक रैम है, एक रो में जो कंसेक्टिव या सीक्वेंस में जो कॉलम्स हैं वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर आपने एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो आप एक रो सिलेक्ट कर लें, उसका जो स्टार्ट एड्रेस है वो आप स्टोर कर लें रो का। उसके बाद अगर डायनामिक रैम में ये फैसिलिटी हो कि वो कॉलम जो एड्रेस है खुद से इंटरनली एक्टिवेट कर रही हो या इंक्रीमेंट कर रही हो, तो दैट मीन्स आप हर रो में से एक कॉलम से इन्फॉर्मेशन बारी बारी पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली फास्ट मोड एक्सेस में यही हो रहा है, आप एक रो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इंटरनली जो है डायनामिक रैम वो कॉलम को, जो कॉलम एड्रेस लैच है उसके कंटेंट्स को इंक्रीमेंट कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन जो कॉलम डिकोडर है उसके पास जा रही है। सो कॉलम डिकोडर जो है एक एक कॉलम सेलेक्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स आप डिफरेंट सेल्स से बारी बारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। फास्ट पेज इसलिए कह रहे हैं कि ये जो तरीका है इन्फॉर्मेशन को रीड या राइट करने का, ये फास्ट है कंपेयर टू सिंगल रीड राइट सेल को। अगर आपके पास लेट्स से मल्टीपल सेल्स हैं, उन सारों को बारी बारी पढ़ना है, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको रो एड्रेस भेजना होगा, कॉलम एड्रेस भेजना होगा, उधर से आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने, उसके बाद दोबारा से आप रो एड्रेस भेजेंगे, कॉलम एड्रेस भेजेंगे, दूसरा सेल आप एक्सेस करेंगे। सो फास्ट मोड में आपको बारी बारी या रिपीटेडली रो एड्रेस नहीं भेजना पड़ रहा है, रो एड्रेस सेम है, उसी रो में से डिफरेंट कॉलम्स आप पढ़ रहे हैं। सो ये देखते हैं ये टाइमिंग डायग्राम कैसा होगा फास्ट मोड एक्सेस के लिए। फास्ट पेज मोड रीड साइकिल टाइमिंग डायग्राम दिखाए गए। सबसे ऊपर एड्रेस सिग्नल्स दिखाए गए हैं। सो शुरू में रो एड्रेस अप्लाई करते हैं रो एड्रेस लाइंस पे, साथ में आरएस सिग्नल को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिव लो है तो उसको लो कर दिया। सो जो ही वो लो होगा रो एड्रेस लैच हो जाएगा रो एड्रेस लैच में। उसके बाद जो कॉलम एड्रेसेस हैं वो डायनामिक रैम इंटरनली खुद से जनरेट कर रहा है। एक्सटर्नली जो कॉलम एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल है उसको बार बार पल्स करना पड़ेगा। सो पहले केस में जो ही कॉलम एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल लो होता है, पहला कॉलम एड्रेस जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जब दोबारा CAS सिग्नल को लो करते हैं, कॉलम 2 एड्रेस जनरेट हो जाएगा। और इसी तरह एंड में अगर आप देखें, जो ही कॉलम एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल लो होता है, कॉलम N का एड्रेस जनरेट हो जाएगा। रीड राइट सिग्नल भी वो कॉलम एड्रेस स्ट्रोब के सिग्नल के साथ एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो टाइमिंग डायग्राम में रीड साइकिल दिखाया गया है। सो कॉलम एड्रेस स्ट्रोब जो ही एक्टिव होगा, साथ में रीड सिग्नल को भी एक्टिव कर दिया है। सो डाटा आउट पे एक वैलिड डाटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी जो कि उस पर्टिकुलर कॉलम से पढ़ी गई है, दैट मीन्स कॉलम 1 से।
नेक्स्ट कॉलम 2 को अगर देखें, कॉलम 2 एड्रेस जब हम अप्लाई करते हैं एड्रेस लाइंस पे, CAS सिग्नल को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉलम एड्रेस लैच हो जाएगा, ये डीकोड होगा, एक कॉलम लाइन सिलेक्ट होगी क्योंकि रीड सिग्नल हमने एक्टिव किया हुआ है, सो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वैलिड डाटा आउटलाइन पे। इसी तरह आखिरी जो कॉलम एड्रेस है वो एड्रेस लाइंस पे अप्लाई करेंगे, कॉलम एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल को एक्टिवेट कर रहे हैं, रीड सिग्नल भी एक्टिव किया है, सो आउटपुट लाइन पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि कॉलम N पे स्टोर की हुई है। इस टाइमिंग डायग्राम को अगर आप देखें, शुरू में सिर्फ एक रो एड्रेस लैच हुआ है, RAS सिग्नल जो है थ्रू आउट दी रीड साइकिल एक्टिव लो रह रहा है, और कंट्रोल जो कॉलम एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल है वो एक्सटर्नली बारी बारी आप पल्स कर रहे हैं टू अलाउ रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉलम्स। अभी हमने फास्ट पेज मोड एक्सेस को देखा, जिसकी हेल्प से हम एक रो से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। सिर्फ एक रो जो एड्रेस है उसको लैच करना होगा और एक्सटर्नली जो कॉलम एड्रेस सिग्नल है उसको बारी बारी पल्स करना होगा, जिसकी वजह से हम सीक्वेंशियल जो कॉलम्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं रिफ्रेश साइकिल की। डायनामिक रैम की हमने जब शुरू में बात की थी, हमने कहा था कि कैपेसिटर्स जो हैं अपनी इन्फॉर्मेशन लूज कर देते हैं, सो पीरियोडिकली डी रैम को रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश बेसिकली दो किस्म का होता है, एक बर्स्ट मोड होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड मोड होता है। बर्स्ट मोड में बेसिकली आप जो रीड राइट नॉर्मल ऑपरेशंस हो रहे हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हो रहे हैं उनको आप सस्पेंड कर देते हैं, उनको नहीं होने देते और आप रिफ्रेश साइकिल पूरा एक चलाते हैं। रिफ्रेश साइकिल में तमाम जो रोज हैं वन एट ए टाइम एक्टिवेट होती हैं या सिलेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं या सेल्स हैं उस रो के साथ कनेक्टेड वो सारे के सारे रिफ्रेश हो जाते हैं। सो दैट मीन्स अगर आपके पास 1 मेगाबिट डायनामिक रैम है जिसकी 1024 रो लाइंस हैं और 1024 कॉलम्स हैं, सो आपको 1024 रोज को वन एट ए टाइम सिलेक्ट करना होगा। सो पहली रो सिलेक्ट करेंगे, उसमें जितने भी 1024 सेल्स हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद सेकंड रो को सिलेक्ट करेंगे, उसमें 1024 जो सेल्स हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे। सो बेसिकली 1024 रोज को आप उस रिफ्रेश साइकिल में बारी बारी सिलेक्ट करेंगे। टोटल जो टाइम लगता है इसमें तकरीबन रफली 8 मिली सेकेंड्स लगता है। सो 8 मिली सेकेंड्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर को सस्पेंड करेंगे, वो रीड राइट ऑपरेशन नहीं कर रहा, मेमोरी जो है डायनामिक रैम जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटेड जो रिफ्रेश मेथड है उसमें आप माइक्रो प्रोसेसर को सस्पेंड नहीं करते, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर भी अपना रीड राइट काम कर रहा है और जब आप देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहा, रीड नहीं कर रहा, राइट नहीं कर रहा, तो उस टाइम में आपका रिफ्रेश सर्किट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मेमोरी को रिफ्रेश करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि एक सिंगल सीक्वेंस में सारी रो सेलेक्ट नहीं हो रही, तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सी रो लास्ट टाइम सेलेक्ट हुई थी जिसकी वजह से वो रिफ्रेश होगी, अब कौन सी जो है नेक्स्ट रो उसको रिफ्रेश करना है। सो बेसिकली इंटरनल एक काउंटर होता है जो इस पे चेक रखता है कि कौन सी रो पहले रिफ्रेश हुई थी और नेक्स्ट रो कौन सी होगी। अब अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स को अब यूज करें, 1024 रोज जो हैं 8 मिली सेकेंड्स में रिफ्रेश हो रहे हैं, तो एक रो जो है बेसिकली कितने टाइम में रिफ्रेश करना जरूरी है, बेसिकली 7 माइक्रो सेकेंड्स के करीब टाइम आता है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हर जो रो है 7 माइक्रो सेकेंड के बाद रिफ्रेश हो जाए। अगर ये टाइम जो है आप मीट नहीं करेंगे, बेसिकली इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगी। रिफ्रेश साइकिल के भी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है रो एड्रेस स्ट्रोब ओनली, RAS ओनली, और दूसरी जो टाइप है CAS बिफोर RAS। RAS में बेसिकली RAS सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से हम एक रो को सिलेक्ट कर रहे हैं। CAS सिग्नल जो है वो इनएक्टिव रहता है, एक्सटर्नली हम एक काउंटर लगाना पड़ेगा जो कि वो खुद से इंक्रीमेंट हो रहा है और रोज को बारी बारी सिलेक्ट कर रहा है। बेसिकली हम ये कह रहे थे कि रिफ्रेश साइकिल में बारी बारी आपने रोज सिलेक्ट करनी है, तो वो कैसे हो रहा है, एक्सटर्नल काउंटर की मदद से। जो RAS सिग्नल है इनिशियली एक्टिवेट हो जाएगा, जो इनिशियल रो है उसको लैच कर लेगा, उसके बाद जो एक्सटर्नल काउंटर है वो रो एड्रेस जनरेट करेगा और सारी जो डायनामिक रैम है वो रिफ्रेश हो जाएगी। जो दूसरा मेथड है CAS बिफोर RAS, CAS नॉर्मली अगर रीड राइट साइकिल को देखा जाए तो RAS सिग्नल पहले एक्टिवेट होता है, उसके बाद CAS सिग्नल एक्टिवेट होता है। अगर CAS सिग्नल पहले एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद RAS हो, तो बेसिकली ये सिग्नल है एक रिफ्रेश साइकिल को रन करने के लिए। इसमें होता यह है कि जो रिफ्रेश कंट्रोल सर्किटरी है डायनामिक रैम के अंदर, वो एक इंटरनल काउंटर को सिलेक्ट कर देती है। सो इंटरनल काउंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट रो एड्रेसेस जनरेट करने के लिए और उसकी मदद से हम जो है पूरी डायनामिक रैम को रिफ्रेश कर लेते हैं। बेसिकली अगर आपके पास वो पुराना डायग्राम हो जो हमने डिस्कस किया था, उसको अगर देखें, एक डाटा सिलेक्टर लगा हुआ है। डाटा सिलेक्टर के दो इनपुट्स हैं, एक जो इनपुट है ये इंटरनल जो काउंटर है उससे आ रहा है और दूसरा जो इनपुट है एड्रेस लैच से आ रहा है। एड्रेस लैच बेसिकली एक्सटर्नल एड्रेस लाइंस के साथ कनेक्टेड है। सो CAS बिफोर RAS में जो डाटा सिलेक्टर है वो सिलेक्ट कर लेता है इंटरनल काउंटर को। सो इंटरनल काउंटर से जो एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, जो रो एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, वो आगे एड्रेस डिकोडर के पास जा रहे हैं, रो डिकोडर के पास जा रहे हैं, जो कि 1 रो एट ए टाइम सिलेक्ट कर रहा है।
डायनामिक रैम की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. जैसे हमने स्टैटिक रैम में देखा था, एक सिंक्रोनस रैम थी, एसिंक्रोनस रैम थी, स्टैटिक रैम थी. इसी तरह डायनामिक रैम में भी डिफरेंट मोड्स हैं. एक तो फास्ट पेज मोड है. फास्ट पेज मोड में हमने बताया कि शुरू में एक रो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटरनली जो है कॉलम एड्रेसेस इंक्रीमेंट होंगे, जो कंटेंट्स लोकेशंस हैं उस रो पे सेल्स जो हैं वो बारी बारी एक्सेस होंगे, रीड राइट कर सकते हैं. इसकी वजह से हम फास्ट एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को. इसमें जो इशू है बेसिकली जो ही CAS सिग्नल डीएक्टिवेट होता है उसकी वजह से जो डाटा आउट बफर है वो भी डीसेलेक्ट हो जाता है. दैट मीन्स आप इन्फॉर्मेशन आउटपुट पे पढ़ नहीं सकते. दैट मीन्स आपको पहले इन्फॉर्मेशन जो है, जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, उसके बाद CAS सिग्नल को डीएक्टिवेट करना है. सो अगर माइक्रो प्रोसेसर लेट्स से स्लो है या किसी और काम में बिजी है, उसने इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी, तो CAS सिग्नल को डीएक्टिवेट नहीं करना. सो इसकी वजह से जो डाटा रेट है जिसपे डाटा ट्रांसफर होता है वो स्लो डाउन हो जाएगा. हमारे पास दूसरी टाइप की डायनामिक रैम है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड आउटपुट डायनामिक रैम. एक्सटेंडेड आउटपुट डायनामिक रैम में इसी तरह फास्ट पेज मोड होगा जिसमें आप रो एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद इंटरनली कॉलम एड्रेसेस जो हैं इंक्रीमेंट हो रहे हैं जब आप कॉलम एड्रेस स्ट्रोब अप्लाई कर रहे हैं. इसमें होता यह है कि जो CAS सिग्नल जब डीएक्टिवेट होगा उसकी वजह से डाटा आउटपुट बफर जो है वो डीएक्टिवेट नहीं होता. दैट मीन्स डाटा उस पर मौजूद है. ये उस वक्त डीएक्टिवेट होगा जब आप नेक्स्ट CAS सिग्नल को एक्टिवेट कर रहे हैं. सो आपके पास मजीद टाइम मिल जाता है फॉर रीडिंग दी डाटा. सो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है. तीसरी जो टाइप है वो सिंक्रोनस डायनामिक रैम है. जो पहले हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो है बेसिकली एसिंक्रोनस डायनामिक रैम. सिंक्रोनस डायनामिक रैम में अगेन लैचेस हैं और ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है और वो माइक्रोप्रोसेसर के क्लॉक की मदद से चल रही है. आइए अब हम बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी पे. रीड ओनली मेमोरी जब हमने शुरू में डिस्कस किया था हम कह रहे थे कि ये इस मेमोरी से हम सिंपली इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, इसमें लिख नहीं सकते. यूज कहाँ हो रहा है? बेसिकली हम ये कह रहे थे कि कोई भी डिजिटल सिस्टम है जब आप ऑन करें उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए ताकि वो अपने आप को इनिशियलाइज कर ले या बूट अप जिसको कहते हैं. सो बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बहुत कम होती हैं जो कि एक छोटी सी रैम में आप स्टोर कर सकते हैं. अब ऑफ कोर्स इस इन्फॉर्मेशन को चेंज आपने नहीं करना. अगर आप चेंज करेंगे तो दैट मीन नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो प्रॉपरली ऑन नहीं होगा, इनिशियलाइज नहीं होगा उसमें. रोम का जो स्ट्रक्चर है काफी सिंपल है, वो हम देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है. रोम की डिफरेंट टाइप्स हैं. आइए पहले एक ब्रीफली देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स हैं और कैसे हम इनको यूज करते हैं. रोम जो है, जो बेसिक रोम है उसको हम कहेंगे मास्क रोम. ये जो है मैन्युफैक्चरर ये खुद से उसको प्रोग्राम कर देगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरर भी इसको चेंज नहीं कर सकता. सो वंस ओनली है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे आप इन्फॉर्मेशन उसमें राइट कर रहे हैं. एक दूसरी टाइप की रोम है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम, PROM. नॉर्मली किताबों में, बुक्स में, डाटा शीट्स में आपको नजर आएगा. प्रोग्रामेबल जो रोम है बेसिकली एक दफा आप प्रोग्राम कर सकते हैं. लेट्स से आप कोई यूजर हैं, कोई एप्लीकेशन आप बनाते हैं, उसमें आपको एक PROM लगानी है. सो इन्फॉर्मेशन जो है PROM में आप बर्न कर देंगे, उसके बाद आप उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते. तो एक बार प्रोग्राम करने की फैसिलिटी है आपके पास. इसके अलावा जो है इरेजेबल प्रॉम्स हैं. दैट मीन्स रोम बेसिकली है जिनको आप बार बार इरेज कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन जो है उसमें से आप रिमूव कर सकते हैं और उसको दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं. बेसिकली इस किस्म की जो प्रोग्रामेबल रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल जो रोम है, ये उधर इस्तेमाल होगी जैसे लैब वर्क में आपको इन्फॉर्मेशन जो को आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन पहले डाली, टेस्ट किया, आपको नजर आता है कि सिस्टम दोबारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो आप दोबारा इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोग्राम करेंगे. जब फाइनलाइज हो जाएगा सर्किट तो फिर आप बेसिकली एक मास्क रोम जो है उसको प्रोग्राम करके लगा सकते हैं उसमें. जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम्स हैं दो किस्म की होती हैं. एक जो है उसको UV EPROM कहते हैं. UV का मतलब है अल्ट्रा वायलेट. सो बेसिकली जो रोम है उसमें आपने प्रोग्राम कर दिया, इन्फॉर्मेशन आपने इरेज करनी है तो उसको एक अल्ट्रा वायलेट, इंटेंस सोर्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट उसके नीचे रखेंगे और कुछ मिनट्स के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो रिमूव हो जाएगी. दूसरी जो EPROM है उसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम कहेंगे. इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जैसे नाम से जाहिर है, आप इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में उसको प्रोग्राम करेंगे और इसी तरह उसको इरेज भी इसी तरह करेंगे. अब क्योंकि आपको प्रॉम जो है वो सर्किट से निकालनी नहीं पड़ती UV लाइट के नीचे रखने के लिए. सो बेसिकली सर्किट में रहते हुए उधर आप डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं. सो बेसिकली ये 2-3 किस्में हैं रोम की. आइए देखते हैं कि जो मास्क रोम है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. बेसिकली एक सेल जो है जो कि 1 या 0 को स्टोर करता है वो एक ट्रांजिस्टर की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है. ट्रांजिस्टर जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं मॉसफेट ट्रांजिस्टर है जिसका गेट जो है वो एक रो लाइन के साथ कनेक्टेड है और ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है वो एक कॉलम लाइन के साथ कनेक्टेड है. सो जो भी ट्रांजिस्टर्स एक रो के साथ कनेक्टेड हैं उनके गेट्स कनेक्टेड हैं. जो ही एक रो सिलेक्ट होती है वो सारे ट्रांजिस्टर्स बेसिकली एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे. इन सारे ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट लाइन है वो कॉलम के साथ कनेक्टेड है. सो कॉलम पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. सो एक ट्रांजिस्टर जो गेट के साथ जो जिसका गेट रो के साथ कनेक्टेड है, जब गेट एक्टिवेट होगा, ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट्स आ जाएंगे. दैट मीन्स लॉजिक 1 आ जाएगा. अगर आपने लॉजिक 0 प्रोग्राम करना है तो बेसिकली क्या करेंगे, जो कनेक्शन है बिटवीन दी गेट एंड दी रो वो आपने रिमूव करना है.
سو بیسکلی آئیے دیکھتے ہیں کہ جو ایک سیل ہے جس میں ہم نے لاجک 1 پروگرام کیا ہوا ہے، لاجک 0 پروگرام کیا ہوا ہے، یہ کیسے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے سرکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پروم سیل کا سرکٹ ڈائیگرام دکھایا گیا ہے۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ٹرانزسٹر ہے جس کا گیٹ رو لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کا آؤٹ پٹ جو ہے کالم لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جو ہی رو سلیکٹ ہوگی ٹرانزسٹر آن ہو جائے گا اور آؤٹ پٹ کالم لائن پہ 5 وولٹس آ جائیں گے۔ 5 وولٹس ریپرزینٹ کر رہے ہیں لاجک 1 کو۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں اسی طرح کا ٹرانزسٹر ہے تو اس کا جو گیٹ ہے وہ رو کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اب جب رو سلیکٹ ہوتی ہے ٹرانزسٹر سلیکٹ نہیں ہوگا، سو آؤٹ پٹ پہ اس کے 0 وولٹس ہوں گے۔ 0 وولٹس ریپرزینٹ کر رہے ہیں لاجک 0 کو۔ سو بیسکلی روم میں 1 اسٹور کرنے کے لیے یا لاجک 1 کو اسٹور کرنے کے لیے جو گیٹ ہے اس کا کنیکشن رو کے ساتھ ہے، اور لاجک 0 اسٹور کرنے کے لیے ٹرانزسٹر کا جو گیٹ کنیکشن ہے وہ رو کے ساتھ نہیں ہے، ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے ایک روم کا اسٹرکچر دیکھا، ایک سیل کا ڈائیگرام دیکھا، سرکٹ ڈائیگرام دیکھا۔ جیسے کہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے، سمپلی ایک ٹرانزسٹر کی مدد سے ہم ایک بٹ آف انفارمیشن کو اسٹور کر رہے ہیں۔ سو اگر ٹرانزسٹر رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے 1 اسٹور ہو رہا ہے، اگر ڈسکنیکٹڈ ہے اس کا گیٹ جو ہے رو کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے 0 اسٹور ہو رہا ہے۔ بیسکلی روم جو ہے اسی طرح ایک ارے کی فارم میں آرگنائز ہوگی، اس کے نمبر آف روز ہوں گے، نمبر آف کالمز ہوں گے۔ سو کوئی بھی سیل اگر آپ نے ایکسیس کرنا ہے، بیسکلی ریڈ کرنا ہے، رائٹ تو کر نہیں سکتے، سو اگین ایڈریس بھیجیں گے، ایڈریس جو ہے وہ ڈی کوڈ ہوگا، اپروپریٹ رو سلیکٹ ہوگی، اپروپریٹ کالم سلیکٹ ہوگا اور ادھر سے انفارمیشن ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سو ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، ایک سمپل لیٹس سے 8 روز ہیں اور 4 کالمز ہیں۔ سو بیسکلی کتنی انفارمیشن اسٹور ہوگی اور یہ ٹرانزسٹرز کیسے ایکسیس ہوں گے۔ بیسکلی 8 اگر روز ہیں اور 4 کالمز ہیں، سو ہم بیسکلی 4 بٹ انفارمیشن 8 لوکیشن میں اسٹور کر رہے ہیں۔ اگین ہر رو کے ساتھ 4 ٹرانزسٹرز کنیکٹڈ ہیں۔ سو لیٹ اس سپوز کہ پہلی رو میں ہم 1 1 1 1 اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سو بیسکلی پہلی رو کے ساتھ چاروں ٹرانزسٹر کے گیٹس کنیکٹڈ ہوں گے۔ سو جو ہی آپ ایڈریس بھیجتے ہیں پہلے لوکیشن کا، پہلی رو سلیکٹ ہو جائے گی جس کی مدد سے 4 ٹرانزسٹرز آن ہو جائیں گے۔ ان چاروں ٹرانزسٹر کے جو آؤٹ پٹ ہیں وہ اپروپریٹ کورسپونڈنگ کالم لائنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور کالم لائنس سے ہم ڈاٹا پڑھ سکتے ہیں۔ لیٹ اس سپوز جو سیکنڈ رو ہے یا سیکنڈ لوکیشن ہے اس میں سارے زیروز اسٹور کیے ہوئے ہیں۔ سارے زیرو اسٹور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکنڈ رو پہ جو 4 ٹرانزسٹرز ہیں ان چاروں کے گیٹس جو ہیں رو کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ سو بیسکلی جب آپ ایڈریس بھیجتے ہیں سیکنڈ رو کا، سیکنڈ رو سلیکٹ ہوگی، ٹرانزسٹرز کیونکہ سلیکٹ نہیں ہو رہے کیونکہ کنیکشن نہیں ہے ان کا، ان کے 4 کورسپونڈنگ کالمز آؤٹ پٹ پہ زیروز آئیں گے۔ سو اب جب انفارمیشن پڑھیں گے آپ کو 4 زیروز ملیں گے۔ اسی طرح لیٹ اس سپوز کہ تیسری رو میں جو 4 ٹرانزسٹرز ہیں 1 1 0 0 اسٹور کیا ہوا ہے۔ سو اگین بیسکلی کیا ہوگا، پہلے جو 2 ٹرانزسٹرز ہیں وہ رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کا گیٹ کا کنیکشن ہوگا۔ جو نیکسٹ 2 ٹرانزسٹرز ہیں ان کا گیٹ کنیکشن رو کے ساتھ نہیں ہوگا۔ سو اگین جب آپ ایڈریس بھیجتے ہیں تیسری رو سلیکٹ ہوگی، پہلے 2 ٹرانزسٹر کا آؤٹ پٹ آف کورس 5 وولٹ ہوگا لاجک 1، اور دوسرے جو نیکسٹ 2 ٹرانزسٹرز ہیں ان کا آؤٹ پٹ 0 ہوگا۔ تو آپ آؤٹ پٹ پہ 1 1 0 0 پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو بھی اپنے اسٹرکچر ڈسکرائب کیا بیسکلی بڑا سمپل سا اسٹرکچر ہے، ایک ہی ڈیکوڈر چاہیے جس سے آپ روز سلیکٹ کر رہے ہیں، کالم سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کا روم کا سائز بڑھ جاتا ہے تو اگین جیسے ہم نے ریم میں ڈسکس کیا تھا ڈی کوڈر کا سائز بھی بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے ڈیلے آئے گا، ایکسس ٹائم جو ہے بڑھ جائے گا۔ سو ڈی کوڈرز کے سائز کو ریڈیوس کرنے کے لیے بیسکلی ایڈریس کو سپلٹ کر رہے ہیں انٹو رو ایڈریس اینڈ کالم ایڈریس۔ سو اسی طریقے سے جب آپ ایڈریس اپلائی کرتے ہیں ان کو سپلٹ کر لیا جاتا ہے، رو ایڈریس ڈی کوڈر جو ہے رو سلیکٹ کرے گا اور کالم ایڈریس ڈی کوڈر جو ہے کالمس کو سلیکٹ کرے گا۔ سو جہاں ایک رو اینڈ کالم انٹرسیکٹ کریں بیسکلی وہ سیل سلیکٹ کرتے ہیں، ادھر سے ہم انفارمیشن پڑھ لیتے ہیں، ریڈ کر لیتے ہیں اس میں۔ سو آئیے دیکھتے ہیں، پہلے یہ جو ہم نے سمپل ڈسکرپشن کی تھی ایک روم کی، اس اسٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ایکچوئل روم کو دیکھتے ہیں جو کہ رو اور کالمس کی فارم میں آرگنائز ہے اور سلیکٹ ہوتا ہے۔ ڈائیگرام میں روم کا جنرل آرکیٹیکچر دکھایا گیا جس میں صرف ایک ایڈریس ڈی کوڈر ہے۔ اس روم میں بیسکلی 16 لوکیشنز ہیں اور 16 لوکیشنز پہ 1 بائٹ اسٹور ہو رہی ہے۔ سو ایٹ اے ٹائم جب ایک لوکیشن سلیکٹ ہوتی ہے 1 بائٹ پڑھ سکتے ہیں۔ سو ان پٹ لائنز آف کورس 4 ہیں کیونکہ 16 لوکیشنز ہیں، 2⁴ جو ہے 16 بنتا ہے۔ ایڈریس ڈی کوڈر کے آف کورس 4 ان پٹس ہیں اور 16 آؤٹ پٹس ہیں۔ ڈیپینڈنگ آن دی ایڈریس ان پٹ ایک آؤٹ پٹ سلیکٹ ہوگا جس کی مدد سے ہم ایک رو کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ جو اسکوئرس دکھائے گئے ہیں یہ بیسکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ٹرانزسٹر کو جس کا گیٹ رو کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لاجک 1 اسٹور ہوا ہوا ہے یا 0 اسٹور ہوا ہوا ہے۔ سو لیٹ اس سپوز ایک ایڈریس آپ نے اپلائی کیا جس کی وجہ سے رو 2 سلیکٹ ہو جاتی ہے۔ رو 2 میں جتنے بھی ٹرانزسٹرز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اگر ان کا گیٹ جو ہے اس رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر ان کا گیٹ کنیکٹڈ نہیں ہے سو آؤٹ پٹ پہ 0 آئے گا۔ ورٹیکل جو لائنز دکھائی گئی ہیں وہ کالم لائنز ہیں، سو ان پہ انفارمیشن آپ پڑھ سکتے ہیں ڈاٹا آؤٹ پٹ پہ۔ جیسا کہ ہم نے بتایا ایکچوئل جو روم ہے اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے ان دی فارم آف اے ارے جس کے روز بھی ہیں اینڈ کالمز بھی ہیں۔ روز کو سیپریٹلی سلیکٹ کرنا ہے اور کالمز کو سیپریٹلی سلیکٹ کرنا ہے۔ ڈائیگرام میں ایک انٹرنل اسٹرکچر آف اے 264x4 روم دکھایا گیا ہے، دیٹ مینس 264 لوکیشنز ہیں اور ہر لوکیشن پہ 4 بٹس یا ایک نیبل اسٹورڈ ہے۔ ڈائیگرام میں جیسا کہ میموری ارے میں دکھایا گیا اٹس اے 32x32 ارے، دیٹ مینس 32 روز ہیں اور 32 کالمس ہیں۔ سو یہ 264x4 روم جو ہے 32x32 ارے میں کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے آئیے ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔
लेफ्ट हैंड साइड पे एक रो डिकोडर दिखाया गया जिसकी 5 इनपुट एड्रेस लाइंस हैं। दैट मीन्स रो जो डिकोडर है 5 एड्रेस बिट्स को डिकोड कर रहा है, इसके आउटपुट में 32 लाइंस होंगी। दैट मीन्स 32 रोज होंगे। नीचे जो है कॉलम डिकोडर एंड आईओ सर्किट्स के नाम से एक ब्लॉक दिखाया गया है जिसके इनपुट पे 3 कॉलम एड्रेस लाइंस हैं। सो टोटल जो एड्रेस है 264 लोकेशंस को सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली 8 लाइंस चाहिए। 5 जो लाइंस हैं वो रो डिकोडर डिकोड कर रहा है जिसकी मदद से हम एक रो सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 32। जो 3 मजीद एड्रेस लाइंस हैं उनको कॉलम डिकोडर जो है वो डिकोड कर रहा है, जिसकी वजह से हम 8 बेसिकली आउटपुट लाइंस को या कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है इसमें बेसिकली कॉलम लाइंस 32 हैं, 8 नहीं है। डिकोडर बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया है 8x1 मल्टीप्लेक्सेस की मदद से। सो 4 8x1 मल्टीप्लेक्सेस यूज किए गए हैं। सो हर मल्टीप्लेक्सर पे एक निबल का एक बिट कनेक्टेड है। सो लेट अस सपोज एक निबल है, उसका पहला वाला बिट जो है वो पहले वाले 8x1 मल्टीप्लेक्सर के इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा। निबल का जो दूसरा बिट है वो दूसरा जो 8x1 मल्टीप्लेक्सर है उसके पहले वाले इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा। इसी तरह जो तीसरा बिट है निबल का वो तीसरे 8x1 मल्टीप्लेक्सर के पहले वाले इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा। और इसी तरह चौथा जो बिट है निबल का वो चौथे 8x1 मल्टीप्लेक्सर के पहले वाले इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा। सो जो चारों मल्टीप्लेक्सर्स हैं वो साइमल्टेनियसली उनके इनपुट्स सिलेक्ट होते हैं। सो अगर कॉलम एड्रेस लाइंस पे 000 है, चारों मल्टीप्लेक्सर्स के पहले वाले इनपुट सिलेक्ट हो जाएंगे और आउटपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन है पहले वाले इनपुट पे वो आउटपुट पे आ जाएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट निबल है उसकी 4 बिट्स जो हैं सेकंड इनपुट्स चारों मल्टीप्लेक्सर्स के साथ कनेक्टेड है। सो अगर कॉलम एड्रेस पे 2 आ रहा है सो सेकंड इनपुट सिलेक्ट हो जाएगा और आउटपुट पे सेकंड निबल जो है वो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ सकते हैं। सबसे नीचे चिप इनेबल सर्किट दिखाया गया है। बेसिकली एक एंड गेट है जिसके इन्वर्टेड इनपुट्स हैं। चिप इनेबल जब हम करेंगे तो आउटपुट बफर जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, इसकी मदद से हम इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। अगर चिप इनेबल एक्टिव नहीं है, आउटपुट बफर सिलेक्ट नहीं होंगे, हम इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ सकते। अभी हमने जनरल आर्किटेक्चर देखा। शुरू में जनरल आर्किटेक्चर डिस्क्राइब किया था जिसमें एक ही डिकोडर लगा हुआ था। डिकोडर की मदद से हम डिफरेंट रो सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम पढ़ सकते हैं। फिर हमने बात की थी जब आपका रोम साइज इंक्रीज हो जाता है तो एक डिकोडर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिकोडर में बहुत सारे गेट्स यूज होंगे जिसकी वजह से एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन लेट आप पढ़ेंगे। सो एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली आपने डिकोडर डिजाइन को सिंप्लीफाई करना है। सो उसी तरह जिस तरह हमने रैम में किया था, एड्रेस इनपुट को आप स्प्लिट कर रहे हैं इनटू कॉलम एड्रेस एंड रो एड्रेस। 2 बेसिकली डिकोडर्स आप यूज कर रहे हैं। जो कॉलम डिकोडर है बेसिकली वो बना हुआ है मल्टीप्लेक्सेस की हेल्प से। सो इन 2 डिकोडर्स की मदद से हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं, उधर से इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं रोम एप्लीकेशन पे। रोम कहाँ अप्लाई हो रहा है? सबसे पहले हमने शुरू में बात की थी कि रोम जो है बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको स्टोर करने के लिए काम आता है। जब भी सिस्टम आप ऑन करेंगे वो इन्फॉर्मेशन रोम से पढ़ेगा, अपने आप को इनिशियलाइज कर लेगा। इसके अलावा रोम हम यूज कर सकते हैं फॉर कन्वर्जन। बेसिकली कन्वर्जन क्या है? लेट्स सपोज कि आपके पास एक बाइनरी इन्फॉर्मेशन है, 4 बिट बाइनरी इन्फॉर्मेशन है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसको आपने ग्रे कोड में, बाइनरी कोड है, ग्रे कोड में आपने कन्वर्ट करना है। So, सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक रोम लें, उसके एड्रेस 0 पे ग्रे कोड का इक्विवेलेंट 0 आप स्टोर कर दें। इसी तरह पहली लोकेशन पे एड्रेस 1 पे आप ग्रे कोड जो इक्विवेलेंट 1 है वो स्टोर कर दें। इसी तरह जो लोकेशन 10 होगी उसमें बाइनरी जो है 10 1010 उसका जो ग्रे कोड इक्विवेलेंट है वो आप स्टोर कर दें। सो जब आपने कन्वर्ट करना है किसी भी एक नंबर को, आप नंबर जो है एज एन एड्रेस जनरेट करें, वो रोम के इनपुट पे अप्लाई करें, आप रीड सिग्नल को एक्टिवेट कर दें, उस लोकेशन पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप पढ़ सकेंगे। सो ये थोड़ी देर में इस रोम को देखते हैं, उसके कंटेंट्स को देखते हैं और किन एड्रेसेस पे ये कंटेंट्स पड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे रीड साइकिल। ऑफ कोर्स रोम में जैसे हमने डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो रीड साइकिल कैसा होगा, उसके टाइमिंग्स जो हैं, पैरामीटर्स वो क्या होंगे, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं रोम के कंटेंट्स को जब रोम यूज हो रहा है फॉर एन एप्लीकेशन, उसके बाद रीड साइकिल को। बिफोर वी हैव ए लुक एट द रोम कंटेंट्स एंड रीड साइकिल, कुछ और एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एक एप्लीकेशन जो है बेसिकली लुकअप टेबल, अगेन कन्वर्जन जो टेबल है उससे मिलता जुलता है। लुकअप टेबल में भी कुछ वैल्यूज होंगी, आप एड्रेस जनरेट करते हैं, जो अप्रोप्रिएट वैल्यू है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कन्वर्जन टेबल, लुकअप टेबल मिलते जुलती चीजें हैं। सो आइए देखते हैं इनके कंटेंट्स को। डायग्राम में एक 16 लोकेशन 4 बिट रोम दिखाया गया है जिसमें 16 डिफरेंट वैल्यूज स्टोर्ड हैं और हर वैल्यू जो है 4 बिट की है। सो एड्रेस 0 पे इन्फॉर्मेशन जो स्टोर है वो 0000 है। इसी तरह पहले एड्रेस पे 1 स्टोर है, एड्रेस 2 पे 0011 है। बेसिकली ये ग्रे कोड है फॉर बाइनरी 2। इसी तरह एड्रेस 3 पे 0010 स्टोर है जो कि है ग्रे कोड फॉर बाइनरी 3। लास्ट लोकेशन पे अगर आप देखें 1111 पे जो कि 15 बनता है, सो इसका जो इक्विवेलेंट ग्रे कोड इक्विवेलेंट है वो 1000 है। सो अगर आपने बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है
سمپلی آپ ایڈریس جنریٹ کریں گے, اس ایڈریس پہ جو بھی انفارمیشن ہوگی, جو بھی ڈیٹا انفارمیشن ہوگی, وہ ریپرزینٹ کرے گا اس کا گرے کوڈ ایکویولنٹ. سو لیٹ اس سپوز آپ ایڈریس 0111 جنریٹ کر رہے ہیں جو کہ بائنری کوڈ 7 ہے. اس لوکیشن پہ 0100 پڑا ہوا ہے جو کہ گرے کوڈ 7 کا ایکویولنٹ ہے. اسی طرح اگر 1001 جنریٹ کرتے ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے بائنری 9 کو, اس کا جو گرے کوڈ ایکویولنٹ ہے وہ 1101 ہے, وہ اس کے کورسپونڈنگ ڈیٹا سیلس میں پڑا ہوا ہے جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. ڈائیگرام میں روم کا ریڈ سائیکل ٹائم دکھایا گیا ہے, کافی سمپل اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. سب سے پہلے جو ہے ویلڈ ایڈریس سگنل دکھایا گیا ہے, اس کے بعد چپ سلیکٹ سگنل دکھایا گیا, اور سب سے نیچے ڈیٹا سگنل دکھایا گیا. سو کوئی بھی انفارمیشن روم سے پڑھنی ہے تو پہلے ایڈریس اپلائی کرنا ہوگا, اس کو اسٹیبل مینٹین کرنا ہے جب تک انفارمیشن پڑھ نہ لی جائے. سو ایڈریس ویلڈ ہو گیا, اس کے بعد چپ سلیکٹ ادھر پہلے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے, بعد میں بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ایک خاص ٹائم کے بعد اویلیبل ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیس ٹائم. ایڈریس اپلائی کیا, ایڈریس کے اسٹیبل ہونے کے بعد جو ہے ایک منیمم ٹائم لگے, اس کے بعد انفارمیشن اویلیبل ہے, اس ٹائم کو ہم ایکسیس ٹائم کہہ رہے ہیں. روم کا ریڈ سائیکل دیکھا, اسٹریٹ فارورڈ سا ہے, جس طرح ہم ریم میں کر رہے تھے بالکل اسی طریقے سے اپنے ایڈریس اپلائی کرنا ہے, چپ سلیکٹ سگنل کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, اور اس کے تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس انفارمیشن ڈیٹا لائنس پہ آ جائے گی. جو ایڈریس اور ڈیٹا کی اویلیبلٹی میں جو ڈیلے ہے اس کو ہم روم کا ایکسیس ٹائم کہیں گے, ایکسیس ٹائم ڈیلے کہیں گے. اگر روم فاسٹ ہے تو یہ جو ایکسیس ٹائم ہے کم ہوگا, اگر روم سلو ہے تو یہ ایکسیس ٹائم زیادہ ہوگا. آئیے بات کرتے ہیں PROMs پہ, پروگرامیبل رومس پہ. پروگرامیبل روم جو ہے جو پہلی ٹائپ کی ہے جس کو ہم ایک دفعہ پروگرام کر سکتے ہیں, اس کے بعد پروگرام نہیں کر سکتے. بیسیکلی اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا, اس کا اسٹرکچر جو ماسک روم ہے اس سے بالکل آئیڈینٹیکل ہے. وہی ٹرانزسٹر ہے جس کا گیٹ رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور آؤٹ پٹ جو ہے کالم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کالم اور آؤٹ پٹ جو پوائنٹ ہے ٹرانزسٹر کا, اس کے درمیان ایک فیوز لگایا جاتا ہے. سو اگر آپ نے پروگرام کرنا شروع میں, جب آپ PROM کو پروگرام کریں گے, پروگرام کرنے سے پہلے سارے فیوز انٹیکٹ ہیں. جو ہی آپ پروگرام کریں گے آپ نے 1 اسٹور کرنا ہے, تو فیوز کو آپ نے بلو نہیں کرنا, اس کو رہنے دینا ہے. سو دیٹ مینس ٹرانزسٹر کا کنیکشن کالم کے ساتھ ہے. جب بھی رو سلیکٹ ہوگی ٹرانزسٹر ایکٹیویٹ ہو جائے گا, آن ہو جائے گا, آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس 5 وولٹس آ جائیں گے, لاجک 1 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگر آپ جو فیوز ہے ٹرانزسٹر اور کالم کے درمیان اس کو آپ ہٹا دیتے ہیں, دیٹ مینس کنیکشن جو ہے ٹرانزسٹر کے آؤٹ پٹ کا کالم سے ختم ہو گیا. سو اگین اگر ٹرانزسٹر سلیکٹ ہوتا ہے بائی سلیکٹنگ دی رو, اس کے آؤٹ پٹ جو ہے وہ 5 وولٹ ہوگا, پر کیونکہ وہ کنیکٹڈ نہیں کالم کے ساتھ تو ادھر انفارمیشن نہیں آئے گی. اب یہ فیوز جو ہے کیونکہ آپ ایک دفعہ جب اس کو ہٹا دیں گے, بند کر دیں گے, تو دوبارہ آپ فیوز جوڑ نہیں سکتے. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ جو PROM ہے اٹس پروگرام ونس, ایک دفعہ ہم نے پروگرام کر دیا, اس کے کنٹینٹس آپ دوبارہ چینج نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر میں اس کا ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں کہ PROM کے جو ٹرانزسٹرز ہیں فیوز کیسے لگے ہوئے ہیں, اور کالم اور ٹرانزسٹر کے درمیان جب بلو کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا. نیکسٹ جو ہے EPROM جو ہے سملر اسٹرکچر ہے, ٹرانزسٹر ہے, اس کو ہم بار بار پروگرام کر سکتے ہیں اور اریز کر سکتے ہیں. اریز کیسے کرتے ہیں, UV لائٹ کے نیچے رکھ کے. اس کا ہم انٹرنل اسٹرکچر تو نہیں دیکھتے, اس کا ہم دیکھتے ہیں جنرل سمبل. ایڈریس لائنس کتنی ہیں, ڈیٹا لائنس کتنی ہیں, اور جو کنٹرول سگنلز ہیں وہ کون سے ہیں, اور اس کو پروگرام کیسے کرتے ہیں. سو آئیے پہلے دیکھتے ہیں PROM کا اسٹرکچر, اس کے بعد جو ہے EPROM جو ہے EPROM جو ہے اس کے سمبل کو اور اس کے پروگرامنگ ٹیکنیک کو. ڈائیگرام میں ایک پروگرامیبل روم ارے دکھائی گئی ہے جس میں 9 ٹرانزسٹرز دکھائے گئے ہیں. سو 3 روز ہیں اور 3 روز میں 3 ٹرانزسٹرز لگے ہوئے ہیں. ٹرانزسٹر کے ان پٹس جو ہیں, جو گیٹ ہے وہ کالم رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ کالم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تھرو اے فیوز. سو اگر فیوز انٹیکٹ ہے اور رو سلیکٹ ہو جاتی ہے, لیٹس سے پہلی والی رو سلیکٹ ہوتی ہے, تو تینوں ٹرانزسٹر جو ہیں وہ آن ہو جائیں گے. ان کے آؤٹ پٹ جو ہیں 5 وولٹ ہوں گے, اور وہ کورسپونڈنگ جو 3 کالمز ہیں ان پہ دکھائی دیے جائیں گے. سو ادھر سے یہ انفارمیشن بیسیکلی ریڈ کی جا سکتی ہے. لیٹ اس سپوز جو لاسٹ 2 ٹرانزسٹرز ہیں ان کے جو 2 فیوز ہیں جو کہ ٹرانزسٹر کے آؤٹ پٹ کو کالم سے کنیکٹ کر رہے ہیں, ان کو ہم ریموو کر دیتے ہیں. سو اب نیکسٹ ٹائم جب رو سلیکٹ ہوگی تو پہلا والا جو ٹرانزسٹر ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے پہلے والے کالم پہ اویلیبل ہوگا. سیکنڈ والا جو ٹرانزسٹر ہے اس کا آؤٹ پٹ 5 وولٹ ہوگا, پر کیونکہ فیوز ہم نے ریموو کر دیے کالم پہ یہ انفارمیشن نہیں آئے گی. اسی طرح جو آخری والا ٹرانزسٹر ہے, تیسرا جو ٹرانزسٹر ہے, وہ بھی ایکٹیویٹ تو ہو جائے گا, اس کے آؤٹ پٹ پہ 5 وولٹ ہوں گے, پر وہ کالم پہ انفارمیشن نہیں آئے گی کیونکہ فیوز بلو کر دیا. اب فیوز ایک دفعہ جب بلو کر دیا جائے دوبارہ سے ہم اس کو جوڑ نہیں سکتے. سو دیٹ مینس جو PROM ہے وہ پروگرام ونس ہے. ڈائیگرام میں ایک 2 کلو بائٹ کی EPROM دکھائی گئی ہے جو کہ UV EPROM ہے. اس کو الٹرا وائلٹ کے لائٹ کے نیچے رکھیں تو اس کے کنٹینٹس اریز ہو جائیں گے. بیسیکلی اس قسم کے EPROMs کے پیکج کے اوپر سینٹر میں ایک کوارٹز ونڈو ہوتی ہے جو میموری سرکٹ جو ہے, جو انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے, اس کے نیچے اس کو ایکسپوز کرتی ہے UV لائٹ کو. آئیے دیکھتے ہیں اس کے سگنلس. بیسیکلی 2 کلو بائٹ روم ہے, سو 11 ایڈریس لائنس چاہیے 2K ڈفرنٹ لوکیشنز کو ایکسیس کرنے کے لیے. 2K بائٹ ہے, دیٹ مینس ہر لوکیشن پہ ایک بائٹ اسٹور ہو رہا ہے. سو دیئرفور آپ کو 8 ڈیٹا لائنس چاہیے جو آؤٹ پٹ لائنس ہیں, کیونکہ آپ EPROM میں انفارمیشن لکھ نہیں سکتے نارملی. اس کو آف کورس EPROM پروگرامر میں رکھ کے ادھر انفارمیشن لکھی جا سکتی ہے ود دی ہیلپ آف سم کنٹرول سگنلس. نارمل یوز میں جو ڈیٹا لائنس ہیں ان کو ایز آؤٹ پٹ لائنس ہی یوز کیا جائے گا. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نیچے آؤٹ پٹ انیبل
सिग्नल है, एक्टिव लो सिग्नल है। सो नॉर्मल ऑपरेशन में EEPROM जब यूज हो रहा है इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए, ये सिग्नल एक्टिव लो सेट किया जाएगा। राइट हैंड साइड पे दो सिग्नल्स दिखाए गए हैं, चिप इनेबल एक्टिव लो है और साथ में ऑब्लिक प्रोग्राम PGM लिखा हुआ है। बेसिकली ये सिग्नल यूज होता है प्रोग्रामिंग के लिए। उसके नीचे VPP सिग्नल दिखाया गया है। सो नॉर्मल रीड ऑपरेशन में जैसा कि हमने पहले बताया, आउटपुट इनेबल सिग्नल लो होगा और चिप इनेबल सिग्नल भी लो होगा। एड्रेस सप्लाई करेंगे, एड्रेस की मदद से एक लोकेशन सेलेक्ट होगी जिसपे 8 बिट्स स्टोर्ड हैं, वो इन्फॉर्मेशन डाटा आउटपुट लाइंस पे आ जाएगी। प्रोग्राम करने के लिए जो CE प्रोग्राम सिग्नल है उसको यूज करना है और VPP सिग्नल यूज करना है। VPP सिग्नल हाई DC वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं और प्रोग्राम जो सिग्नल है उस पे हम पल्सेस, DC पल्सेस अप्लाई करते हैं। सो लेट्स सपोज पहले एड्रेस पे ऑल वंस स्टोर करने हैं। सो प्रोग्रामिंग करने के लिए एड्रेस आप अप्लाई करेंगे जिसके सारे बिट्स 0 होंगे क्योंकि पहली लोकेशन में अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। डाटा लाइंस पे सारे वंस अप्लाई करेंगे। VPP हाई DC वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। प्रोग्राम पेन पे आप पल्स भेजेंगे जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है पहले एड्रेस पे लैच हो जाएगी या स्टोर हो जाएगी। इसी तरह आप एड्रेस अगर इंक्रीमेंट कर दें, डाटा इन्फॉर्मेशन जो डाटा लाइंस पे अप्लाई हुई है उसको भी आप चेंज कर दें, प्रोग्राम जो सिग्नल है उस पर एक और पल्स अप्लाई करें, सो नेक्स्ट 8 बिट इन्फॉर्मेशन जो है सेकंड एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। सो कंप्लीट EEPROM को प्रोग्राम करने के लिए एक काउंटर यूज होगा जो कि एड्रेसेस को इंक्रीमेंट कर रहा है और साथ में जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो भी चेंज होगी। अभी हमने PROM का स्ट्रक्चर देखा। बेसिकली फ्यूजेस कनेक्ट करें कॉलम को ट्रांजिस्टर के आउटपुट से, वो ब्लो कर दें। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो जो सेल है 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को स्टोर कर रहा है। अगर फ्यूज इंटैक्ट है सो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दफा फ्यूज ब्लो हो गया, दोबारा से आप फ्यूजेस को नहीं जोड़ सकते। दैट मीन्स आप PROM को दोबारा से प्रोग्राम नहीं कर सकते। अगर आपने बार बार प्रोग्राम करना है तो फिर आप इरेजेबल PROM यूज करेंगे। इरेजेबल PROM में हमने उसका स्ट्रक्चर तो डिस्कस नहीं किया, पर हमने एक UV EEPROM को देखा। बेसिकली उसकी डिफरेंट पिन्स हैं, कंट्रोल पिन्स हैं, जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन नॉर्मल यूज में पढ़ भी सकते हैं, उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। आइए अब एक और मेमोरी की बात करते हैं। बेसिकली ये मेमोरी जो है इसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या है? पहले हम जनरली मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करते हैं। जो अच्छी मेमोरी है उसकी क्या एबिलिटीज या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। बेसिकली मेमोरी जो है रीड राइट होनी चाहिए, हम रीड भी कर सकें राइट भी कर सकें। हाई डेंसिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी जगह में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हो। एक्सेस टाइम फास्ट होना चाहिए, जो ही हम इन्फॉर्मेशन रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं वो बहुत जल्द हमारे पास अवेलेबल हो, डिले ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव हो। सो ये 4-5 जो पैरामीटर्स हैं ये होने ज़रूरी हैं। हमने डिफरेंट मेमोरी स्टडी की, स्टैटिक रैम देखी, सिंक्रोनस वर्जन, एसिंक्रोनस वर्जन, डायनामिक रैम देखी, डिफरेंट टाइप्स के हैं। हमने रॉम्स देखे। इन सारी मेमोरीज में डिफरेंट किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर ये जो 4-5 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किए किसी भी मेमोरी के जो होने ज़रूरी हैं, जो कि हमारे डिजिटल सिस्टम को हेल्प करते हैं, वो इन सारों में नहीं है। फ्लैश रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेसिकली फ्लैश रैम काम कैसे करता है? अगेन एक सेल जो है फ्लैश रैम का वो लॉजिक 0 को स्टोर कर सकता है और लॉजिक 1 को स्टोर कर सकता है। बेसिकली स्टोर कैसे करता है? अगेन ट्रांजिस्टर होता है जो कि जिस पे हम चार्ज स्टोर करते हैं। सो गेट पे अगर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाए तो हम ये कहेंगे कि इसमें लॉजिक 0 स्टोर्ड है। अगर उसके गेट पे, ट्रांजिस्टर का जो गेट है उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं है तो हम कहेंगे लॉजिक 1 स्टोर्ड है। सो ये देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जो सेल है जिसमें चार्ज स्टोर होता है और नहीं होता, उसके बाद इस पे फर्दर डिस्कशन करते हैं। फ्लैश मेमोरी का एक सेल जो है हम इंप्लीमेंट करते हैं एक मॉस ट्रांजिस्टर की मदद से। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक मॉस ट्रांजिस्टर है जिसका एक कंट्रोल गेट है, एक ड्रेन है और एक सोर्स है। इसके दरमियान नेगेटिव चार्जेस दिखाए गए हैं। सो अगर कंट्रोल गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए, नेगेटिव चार्जेस सोर्स के थ्रू इसके पास जमा हो जाएंगे। सो नेगेटिव चार्जेस का प्रेजेंस अराउंड द कंट्रोल गेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिक 0 को। राइट हैंड साइड पे अगर देखें वही ट्रांजिस्टर है, कंट्रोल गेट है, उसका ड्रेन है एंड सोर्स है। कंट्रोल गेट पे कोई पॉजिटिव वोल्टेज अगर आप अप्लाई नहीं करें तो कोई नेगेटिव चार्ज स्टोर नहीं होगा या बहुत कम चार्जेस स्टोर होंगे। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिक 1 को। फ्लैश रैम के 3 किस्म के ऑपरेशंस हैं। एक को कहते हैं प्रोग्रामिंग ऑपरेशन, एक को कहते हैं इरेज ऑपरेशन और एक तीसरा जो ऑपरेशन है उसको हम कहते हैं रीड ऑपरेशन। प्रोग्रामिंग ऑपरेशन में हम बेसिकली इन्फॉर्मेशन फ्लैश मेमोरी में लिख रहे हैं। इरेज ऑपरेशन में ऑफ कोर्स जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव कर रहे हैं ताकि दोबारा से हम प्रोग्राम कर सकें। और रीड ऑपरेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन फ्लैश मेमोरी में है उसको हम पढ़ सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या करना है, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस वो स्टोर करने हैं। अगर आपने लॉजिक 0 स्टोर करना है तो वो चार्जेस उस पर्टिकुलर सेल में आपने स्टोर कर देने हैं। अगर लॉजिक 1 स्टोर करना है तो कोई चार्ज आप स्टोर नहीं करेंगे। तो ये होगी प्रोग्रामिंग।
جب آپ اریز کر رہے ہیں بیسکلی اگین ہم دیکھیں گے کہ بائی اپلائنگ سرٹن وولٹیجز وہ چارجز اگر آپ ریموو کر دیں جتنے بھی سیلز ہیں فلیش میموری میں تو انفارمیشن آپ کے پاس کیا رہے گی, میموری جو ہے انیشلائز ہو جائے گی لاجک 1 پہ, کیونکہ ہم نے پہلے بتایا لاجک 1 جو ہے چارجز کا نہ ہونا ریپرزینٹ کر رہا ہے لاجک 1 کو. سو اب اریز جب کریں گے سارے چارجز ریموو ہو جائیں گے, سارے سیلز جو ہیں ان میں لاجک 1 آ جائے گا. اسی طرح ریڈ کرنے کے لیے بیسکلی آپ نے سیل سلیکٹ کیا, اسی طرح رو اینڈ کالم کی مدد سے. اب چارجز اگر ایک پرٹیکولر ٹرانزسٹر پہ ہیں دیٹ وڈ ریپرزینٹ 0, اگر چارجز نہیں ہیں وہ 1 کو ریپرزینٹ کرے گا. سو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ پروگرام کیسے کرنا ہے, کہاں وولٹیج اپلائی کریں گے اور کیسے چارجز ان میں اسٹور ہوں گے. اس کے بعد پھر ہم باقی جو آپریشنز ہیں ان کو دیکھیں گے. ڈائیگرام میں ایک فلیش میموری سیل پروگرامنگ آپریشن دکھایا گیا ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ٹرانزسٹر ہے اس کے کنٹرول گیٹ پہ پلس وولٹیج اپلائی کی ہے جس کو ہم پلس V پروگرام وولٹیج کہہ رہے ہیں. سورس 0 وولٹ پہ ہے اور ڈرین جو ہے وہ بھی ایک پازیٹیو وولٹیج پہ کنیکٹ کیا گیا. جو ہی کنٹرول گیٹ پہ پازیٹیو وولٹیج اپلائی کریں گے سورس پن سے نیگیٹو چارجز گیٹ کے پاس آ کے جمع ہو جائیں گے. سو بیسکلی یہ 0 لاجک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یا اس ٹرانزسٹر کو یا اس سیل کو پروگرام کر دیا فار لاجک 0. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگین وہی ٹرانزسٹر دکھایا گیا ہے جس کے کنٹرول گیٹ پہ کوئی وولٹیج اپلائی نہیں کی گئی. ڈرین پہ VD پازیٹیو VD وولٹیج اپلائی کی گئی ہے. کیونکہ گیٹ پہ کوئی پازیٹیو وولٹیج نہیں ہے تو کوئی نیگیٹو الیکٹرانز جو ہیں یا چارجز ہیں وہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے. دیٹ مینس اس پہ کوئی چارج نہیں ہوگا. دس ریپرزینٹس لاجک 1. ریڈ آپریشن کے لیے بیسکلی کنٹرول گیٹ جو ہے اس کو ہم پازیٹیو وولٹیج کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے, ڈرین اسی طرح پازیٹیو وولٹیج کے ساتھ ہے اور سورس 0 وولٹ کے ساتھ ہے. کیونکہ الیکٹرانس یا نیگیٹو چارج گیٹ کے قریب ایکیومولیٹ ہوا ہوا ہے سو اس کا افیکٹ جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا. ڈرین کا سورس کے ساتھ کنیکشن نہیں بنے گا سو نو کرنٹ وڈ فلو. سو دس مینس کہ اگر کرنٹ فلو نہیں کر رہا اس ٹرانزسٹر پہ لاجک 0 اسٹورڈ ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر دیکھیں کنٹرول گیٹ پہ اگین پازیٹیو وولٹیج اپلائی کی گئی ہے, اس پہ کوئی چارج نہیں ہے. پازیٹیو وولٹیج کی وجہ سے ٹرانزسٹر سوئچ آن ہو جائے گا, ڈرین اور سورس کے درمیان ایک پاتھ اسٹیبلش ہو جائے گا اور ایک کرنٹ فلو ہوگا. تو کرنٹ کا فلو ہونا ٹرانزسٹر میں سے ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اس میں لاجک 1 اسٹور ہوا ہے. اریز آپریشن کرنے کے لیے سورس پہ ایک پازیٹیو وولٹیج اپلائی کیا جائے گا اور کنٹرول گیٹ پہ 0 وولٹیج اپلائی کیا جائے گا. کیونکہ سورس پہ پازیٹیو وولٹیج اپلائی کیا گیا ہے تو جو بھی الیکٹرانز گیٹ کے قریب ایکیومولیٹڈ تھے وہ فلو آؤٹ کر جائیں گے. سو دیٹ مینس ٹرانزسٹر جو ہے اریز ہو گیا اور اس پہ لاجک 1 آ گیا. ابھی ہم نے فلیش میموری کو دیکھا, اس کے جو 3 آپریشنز ہیں پروگرامنگ, اریز اور ریڈ آپریشن ان کو دیکھا. ٹرانزسٹرز میں جو چارجز ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں ان کو ریموو کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم بیسکلی میموری ایکسپینشن پہ بات کریں گے. نیکسٹ لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ, السلام علیکم.